हेलो एवरीवन। सो इस वाले वीडियो में हम ना क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक डिस्कस करेंगे, जो है एनएटी टाइप, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप। तो पूरे पेपर में मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से सबसे इजी पार्ट होता है 41 से लेके 60। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट यही होता है। इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक आइडिया लगाना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो एज पर मी तो सबसे इजी ही है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ भी इजी लग सकता है। ठीक है, तो जैसे एक बार ना रफली सारे क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब बस देखते हैं ऊपर ऊपर से, और उससे क्या समझ में आ रहा है ये देखेंगे, उसके बाद सबको बारी बारी सोल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। तो लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? या तो हम इसके ऊपर एल होपिटल लगाएंगे या फिर कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो थिंग इज इसके बारे में हमें पता है कि क्या सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है y, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, इसका मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा के बारे में हमें पता है, dy बाई डी एक्स करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आएंगी और फिर मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना। 43 क्वेश्चन के ऊपर जैसे ही आते हैं हम, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन दे रखा है। तो जब भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, 43 है, बहुत सिंपल है, जब भी कुछ ऐसा दे रखा होगा यहाँ पे, एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो दो वेरिएबल है तो नहीं हो रहा, तो इसमें हम चेंज ऑफ ऑर्डर लगाएंगे, उससे सोल्व हो जाएगा। क्योंकि वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, तो समथिंग जब चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो रूट एक्स वगैरह बन के कैंसिल होगा। तो देख पा रहे हैं, तो ये भी इजीली सोल्व होगा। उससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 44 के ऊपर। तो यहाँ पे रैंक पूछ रखा है। तो रैंक फाइंड आउट करने का मेथड है अपने पास कि किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम पता कर लेंगे कि इसकी रैंक क्या है। ठीक है, वर्किंग हम बाद में जैसे सोल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी बस हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन दे कैसे रखे हैं, मतलब क्या बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं या फिर बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लिख रखी है, तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बतानी है हमें। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं है। उससे अगला क्वेश्चन है, एक्सिस पॉइजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ई इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी दैट ई गिवन एक्स। ठीक है, कि ई होने की प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स ऑलरेडी हैड अकर्ड। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ई पूछा था कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो थिंग इज यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। यहाँ पे हम देख ही पा रहे हैं कि पहले एक्स हुआ, उसके बाद ई हुआ। तो ई कब हुआ? एक्स होने के बाद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू समेशन पूरी रेंज जितनी भी एक्स आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ई गिवन एक्स, टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स, x1 x2 एंड x3 तीन वेरिएबल डिफाइन करके नॉर्मल से, उसके बाद ये रिलेशन दे रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके आएंगे, 2x3 को इस साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा, उसको स्टैंडर्ड कर देंगे। ठीक है, हमें पता है ये सब पहले से इंडिपेंडेंट है, तो बहुत इजीली सोल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48। ओके, तो 48 में u और v हमें दे रखे हैं। यहाँ पे देखो इसकी जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है 5,8, यहाँ पे 8,5, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत सिंपल है। उस रिलेशन को याद करना है, अप्लाई कर देना, यहाँ पे भी सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 49 के ऊपर आते हैं। तो एमएलई दे रखा है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सैंपल मीन दे रखा है। एमएलई पूछा है इस वेरिएबल का, और वी कैन से इस पैरामीटर का 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल बात है, एक्सपोनेंशियल ही है लैम्डा, तो इसकी जो एमएलई होगा लैम्डा का, वो होगा सैंपल मीन 1 बाय एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार यहाँ पे है 3.7, तो उसका यूज इसमें कर लेंगे हम। इसके एक्सपेक्टेड मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, इसका एमएलई निकालना है। तो वहां पे इनवेरियंस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस वैल्यू का यहाँ पे यूज करेंगे और इजीली सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर आते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर दे रखा है इसने, ये बताना है। तो देख रहे हैं, मतलब अभी हमने देखा कि हर क्वेश्चन के बारे में हमें पता है कि इसमें करना क्या है, और वो बिल्कुल बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एनईटी सबसे इजी होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लिमिट ये था, हम पढ़ चुके थे इसको, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा था। तो मैंने इसको कैसे सोल्व किया? मैंने इसको सोल्व किया, वेट वन सेकेंड। तो मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ से एन स्क्वायर को कॉमन निकाला। तो जैसे एन स्क्वायर को कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, तो क्या बनेगा? एन स्क्वायर था, रूट से बाहर आएगा तो एन बच जाएगा। तो एन रूट में 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एन की पावर 6 को कॉमन निकाला, तो यहाँ से एन की पावर 6 को कॉमन निकालते ही 1/3 होगा, तो एन की पावर 2, और ये कुछ ऐसे बन गया। उसके बाद यहाँ से इस पूरी टर्म से एन स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। तो जैसे एन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल। ओके, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो 4/1 दैट इज 4। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसमें।
जो गिवन कंडीशन है वो मतलब जो बेसिक आइडिया, जो सबसे बेसिक चीजें हमें पता होती है वो अप्लाई करनी है, उससे बहुत इजीली सोल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता है, मैक्सिमम मिनिमा का था जो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y दैट इज x स्क्वायर बाय x की पावर 4+4। ओके, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं हम यहाँ पे ही, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4+4, अगर हम इसका dy बाई dx लेते हैं, अगर यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल जो फंक्शन दे रखा है इसके अंदर ही, तो अगर हम वो लेंगे तो फंक्शन थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो नीचे वाले टर्म से तो कुछ होगा नहीं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x की पावर 4 कुछ समथिंग 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 ऐसा बन जाएगा, उसको इक्वल टू 0, तो उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको सिंपल सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूं टी से, ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स था हमारे पास रियल लाइन से, तो टी जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, तो फंक्शन बस इससे हटके मैंने इसमें लेके आ गया सो दैट सिंपली सोल्व हो जाए। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं, तो dy बाई डी टी करेंगे, तो dy बाई डी टी कुछ ये आया मेरे पास। ओके, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट वगैरह करके कुछ ऐसे आ गया, इक्वल टू 0। जैसे इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे t की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो दो सोल्यूशन होंगे, तो t की दो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई कि t इक्वल टू 2 एंड -2। अब थिंग इज t कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से लेके इन्फिनिटी, तो t की यहाँ पे जो मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे वो वैल्यू होगी +2। ठीक है, -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 2 के ऊपर, तो y मैक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4+4 दैट इक्वल टू 2/8 दैट इज 0.25। ओके, तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी कि यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करने लगता हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं करते, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ टी से, तो बहुत इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 के ऊपर, तो डबल इंटीग्रेशन का है, तो मैंने अभी बोला था कि चेंज ऑफ ऑर्डर लगेगा, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 43 को कैसे करेंगे हम। ओके, तो कुछ ऐसे था, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करता हूँ कि जब बहुत सिंपल फॉर्म में एक नंबर में दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन का दे रखा है, तो मतलब सिंपल ही होगा, बहुत ही सिंपल होगा। और जिस फॉर्म में दे रखा होगा अगर हम उसी फॉर्म में सोल्व करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। अगर मैं इसको पहले सोल्व करता हूँ, ठीक है, इस वाली टर्म को पहले सोल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, दो फंक्शन है e⁻x डिवाइडेड बाई √x, तो आइलेट वगैरह लगा के बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, तो चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करेंगे, यहाँ पे y की लिमिट दे रखे 0 से लेके 1, तो 0 y इक्वल टू 1। x के बारे में क्या बोला, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कुछ ये हो गया। उसके बाद x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब ये वाला कर, ठीक है, पैराबोला होगा। ओके, तो शेडेड पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला जो नीचे, ये मतलब एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये वाला चीज बन गई। तो हमें क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। तो हमें देखो यहाँ पे y को मतलब फिक्स कर रखा है 0 से 1, तो हमें क्या करना है, y को x की टर्म में लिखना है। तो उसका मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कहाँ से थी, y इक्वल टू 0 से लेके इस वाले कर्व के ऊपर, तो y इक्वल टू √x यहाँ पे इस वाले कर्व के ऊपर। ठीक है, और x के बारे में क्या पता चल गया, ये कहाँ से 0 से लेके 1 तक। ओके, तो x की होगी 0 से लेके 1, y की होगी 0 से लेके √x। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो फंक्शन हो गया x का, तो इसको तो हम बाहर लेके जाएंगे। ठीक है, ये तो x का फंक्शन है, इसको बाहर ले जाएंगे, तो y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस विल बी √x, तो √x से √x कैंसिल होगा। उसके बाद इंटीग्रेटिंग 0 to 1 e⁻x dx। ओके, e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 1, तो e-1 दैट इज 1.178। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस चेंज ऑफ ऑर्डर में हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम लिमिट चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे था कि y इन टर्म्स ऑफ x के लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और x इन टर्म्स के लिए x इन टर्म्स ऑफ y के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। तो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 4x4 की, हमें इसकी रैंक पता करनी है। ओके, सो लेट्स रिड्यूस दिस। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स, तो हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, हम ऐसे ट्रांसफॉर्म करते थे कि जो यहाँ पे 1 था तो इसके नीचे वाले सारे टर्म्स को 0 करेंगे। ओके, फिर अगर हम सेकंड रो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसके नीचे सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, सच दैट यहाँ पे 1 हो। ठीक है, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए और लीडिंग एंट्री के नीचे वाले सारे टर्म्स 0 होनी चाहिए। ओके, तो मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म करता हूँ कि इसके अंदर से अगर मतलब लास्ट वाली रो में से इसका 2 टाइम्स कर देते हैं फर्स्ट रो का, और उसको सेपरेट करेंगे 0 बन जाएगा। सिमिलरली इसमें से भी इसका स्क्वायर करके, सॉरी 2 टाइम्स करके सेपरेट करेंगे, ये भी 0 बन जाएगा। और R2 में से अगर R1 को सेपरेट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो कुछ ट्रांसफॉर्म करके मैंने कुछ इसको इस फॉर्म में लिखा।
ओके, उसके बाद फर्स्ट रो को भूल जाएंगे, सेकंड रो का यूज करते हुए इन दोनों टर्म्स के ऊपर काम करेंगे। 3 और 4 जहाँ पे लिखा हुआ है इनको जीरो बनाएंगे। तो इनको जीरो बनाने का मतलब R3 माइनस 3 टाइम्स R2, और इसको जीरो बनाने का मतलब R4 माइनस 4 टाइम्स R2। ओके, तो मैंने ये ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसे लिखा, इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ से लेके और ये वाली टर्म्स दोनों सेम है। तो अगर मैं फोर्थ रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो नीचे वाली रो जीरो हो गई। अब थिंग इज यहाँ पे देखो नॉन जीरो रोज कितनी होगी, 1 2 एंड 3, सो रैंक इज 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में देखो क्या देखा है, कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखी है पहले, 3/4 y माइनस एक्स एंड x बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू y एंड y बिलोंगिंग फ्रॉम x टू 2। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन या फिर पीछे वाले वीडियोज में मैं समझा चुका हूँ कि जब भी कुछ ऐसे लिमिट होती है तो एक को हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरे को उसकी पूरी इंटरवल के लिए ले लेते हैं, या फिर पूरी यहाँ पे डोमेन इंटरवल जो भी बोलेंगे उस पूरी के लिए ले लेंगे। ओके, तो इसके सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल टू x गिवन y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फॉर ऑल x। ठीक है, x के लिए इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि x की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेटिंग फॉर ऑल x इनटू ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y, सो दिस वोल विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज पता होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, जॉइंट डिवाइडेड बाय मार्जिनल। ओके, इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ y विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू y। ठीक है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पूरी रेंज के लिए, तो अब देखो x कहाँ से कहाँ तक, मतलब y के लिए अगर हमें y का मार्जिनल निकालना होता तो x की पूरी रेंज के लिए ले लेते थे उसको। तो x की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से लेके y तक। ओके, तो जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख रखा था हमने उसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके y तक। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास कुछ ये आई 3/8 y²। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया y का। ओके, सो थिंग इज हमें एफ वाई की वैल्यू पता चल गई। अब एफ वाई कहाँ पे निकालनी है, वाई इक्वल टू 1 के ऊपर, तो इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। तो वाई इक्वल टू 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ठीक है, लेकिन हम आगे यूज करते हैं, चलो। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल। जॉइंट लिखा मैंने जो गिवन था यहाँ पे 3/4 y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3/4 y² डिवाइडेड बाय 2। 8 को मैंने ब्रेक कर दिया सो दैट इज कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसको जैसे ही सोल्व किया फिर मैंने y की वैल्यू को y की वैल्यू को 1 रख दिया। तो जैसे y की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, y को 1 रखते हैं तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1। ओके, तो बहुत सिंपल चीज होगी ये, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है किसकी, x की गिवन y। तो x इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये रही। अब x, अब बात करते हैं लिमिट के ऊपर, तो लिमिट कैसे रन हुई होगी। अब इसने बोल दिया कि y की वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि x कहां से कहां तक जा रहा था, x जा रहा था 0 से लेके y तक। x कहां से 0 से लेके y तक, तो अब इसने y को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि y 1 है, तो x 1 से आगे तो जा ही नहीं सकता। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन y इक्वल टू 1 इज इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 1 x इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो हम जैसे इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/3, दैट इज मतलब इसको 1/3 इसको उसमें करेंगे, डेसिमल प्लेस में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेसिमल प्लेस में बोला गया था राउंड ऑफ टू 2 प्लेसेस। ओके, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत ईजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे क्या था मैंने अभी बोला था, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कैसे लगेगा उसके ऊपर, इसके सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे क्या है कि एक्स पॉइजन को फॉलो कर रहा था विद पैरामीटर 4। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ई गिवन एक्स इक्वल टू आई, कि एक्स अपनी कोई वैल्यू आई ले रहा होगा, वो कहाँ से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस ई, एंड आई इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो दैट इज अप्लाइंग टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तभी इसकी वैल्यू आएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई गिवन एक्स। ओके, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ ई गिवन एक्स, कि पहले एक्स हुआ होगा उसके बाद इवेंट ई हुई होगी। ठीक है, लाइक ये चीज मैं ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका, बाकी सबने पढ़ा ही होगा, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म कुछ ये होता था, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू आई मीन्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो ई रेज टू द पावर -4 4 रेज टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। ठीक है,
देखो पॉइजन को फॉलो कर रहा था ना ये, तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा बस मैंने यहाँ पे इनटू ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2 रेज टू द पावर माइनस ई। ओके, और आई गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको सोल्व किया मैंने, तो इसको जैसे सोल्व करते हैं तो मेरे पास कुछ टर्म ये आएगी। ठीक है, इसको देखो 2 रेज टू द पावर माइनस आई को मैंने बस इसके में डिनोमिनेटर में लिखा, उसके बाद सोल्व किया, 2 रेज टू द पावर माइनस आई डिनोमिनेटर में था, उससे मैंने ये वाला 4 रेज टू द पावर आई को थोड़ा सोल्व किया, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर आई बच गया और ये टर्म बन गई 2 रेज टू द पावर आई माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, सेपरेट कर देंगे, तो 2 रेज टू द पावर आई को इस साइड लेके जाऊंगा और एक बार माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जैसे 2 रेज टू द पावर आई को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 रेज टू द पावर आई। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फॉर द होल लिमिट दिस विल गिव अस 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे समेशन कहेंगे क्योंकि डिस्क्रीट है, तो समेशन इज 1। इधर जब हम बात करते हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस 4 था यहाँ पे, ई रेज टू द पावर माइनस 4 2 रेज टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल, तो मैंने इस -4 को ब्रेक कर दिया, ई रेज टू द पावर -2 इंटू ई रेज टू द पावर -2। तो जैसे इसको ब्रेक करते हैं तो ये चीज कांस्टेंट होगी, एक टर्म को मैं बाहर लेके आ गया। ठीक है, ई रेज टू द पावर -2 को, अब ये क्या हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2। अब इसका भी पूरी उसके लिए समेशन, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू थी उनके लिए समेशन, तो दिस विल गिव अस 1, सो दिस विल बी कमिंग आउट लाइक 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, जो यहाँ पे ई स्क्वायर मैंने बाहर निकाला था, ई की पावर -2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 0.86। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 46 भी इजी था बिल्कुल, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, फंक्शन पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 47 के ऊपर आते हैं, तो 47 में क्या है, हमारे पास x1 x2 एंड x3 तीन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं, सच दैट x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 47,10, x2 का है नॉर्मल 55,15, x3 का है नॉर्मल 60,14, और फिर हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 2x3। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, अब थोड़ी सी अप्रोच अगर कोई लगाए तो इसमें क्या कर सकता है, तो इसमें सबसे बेसिक आइडिया जो माइंड में आता है वो ये है कि अगर हम इस 2x3 को इधर ले आते हैं, सो x1 प्लस x2 माइनस 2x3, तो ये तीन टर्म्स थी जिनका हमने कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। थिंग इज ये एक नया रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट थे सब, तो कोई कोवेरिएंस उनमें 0 होगा। ठीक है, तो एक नया वेरिएबल बन गया x1 प्लस x2 माइनस 2x3, इसको नाम दे देते हैं yi। ठीक है, अगर हम y का डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं कि y किसको फॉलो करेगा, किस फॉर्म में करेगा, उसके बाद हम उसको स्टैंडर्ड करेंगे, तो स्टैंडर्ड करके हमारे पास कुछ टर्म आ जाएगी, इधर जो 0 था वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और फिर हम उस z वैल्यू का यूज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द वर्किंग और वी कैन से द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या था, मेरे पास x1 x2 एंड x3 थे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे थे, तो मैंने कुछ ये लिखा, इसको y से लिखा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालते हैं हम, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का मतलब ये भी इंडिपेंडेंट सब इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। ओके, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू 47 प्लस 55 माइनस 120 विल बी गेटिंग -18। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई हमारे पास y की, उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ y इज बेसिकली here is the y, तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3 माइनस कोवेरिएंस वाली सारी टर्म्स। तो अब कोवेरिएंस तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि इसने बोला था कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, तो वो टर्म्स 0 हो गई, तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x3, सो 10 प्लस 15 प्लस 4 इंटू 14 दैट इज 81। अब हमें y का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि ये भी नॉर्मल को फॉलो कर रहा होगा विद मीन -18 एंड वेरिएंस 81। ओके, तो इसको हम स्टैंडर्ड जेड में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल बी y माइनस 18, तो यहाँ पे -18 पहले से था, तो y प्लस 18 डिवाइडेड बाई 9, तो इस साइड तो z बन गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस 18 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 9, सो दैट इज z ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बाई 9, दैट इज प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये होता है नियरली 0.028। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस एक दूसरे को इधर लेके जाना था, इधर लेके जाना था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से थोड़ा बहुत यूज करते हुए बेसिक आइडिया, बेसिक स्टेट्स उसका यूज करना है और अप्लाई कर देना है, हो गया ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। तो 48 में क्या है हमारे पास, इसने बोला कि u था जो f को फॉलो कर रहा है 5,8 और v था वो फॉलो कर रहा है f को 8,5, प्रोबेबिलिटी u ग्रेटर देन 3.68 इक्वल टू 0.05।
तो हमें सी फाइंड आउट करना है सच दैट प्रोबेबिलिटी वी ग्रेटर देन सी इक्वल टू 0.95। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी 0.05, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी 0.95। तो अगर प्रोबेबिलिटी v ग्रेटर देन c है 0.95, तो अगर प्रोबेबिलिटी v लेस देन c लिखूंगा देन दैट विल बी 1 माइनस 0.95 दैट इज 0.05। तो थिंग इज मैंने यहाँ पे दो चीजें की। मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया, v ग्रेटर देन c को मैंने थोड़ा मैनिपुलेट किया v लेस देन c, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो गई 0.05। अब दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। अब देखो क्या काम करते हैं या फिर क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो जब हमारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल होता है जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम m कोमा n, इन दैट केस 1/x विल फॉलो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n कोमा m। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये हमें याद रखनी होती है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है और वी कैन से रिजल्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन m कोमा n ग्रेटर देन k होता है दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ n कोमा m लेस देन इक्वल टू 1/k। ठीक है, कि m कोमा n जब k से बड़ा होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वही एग्जैक्टली इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी एफ n कोमा m लेस देन इक्वल टू 1/c। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मैंने अभी यहाँ पे बोला था v लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, दैट इक्वल टू 0.05। तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे k था, तो यहाँ पे ये दे रखा था प्रोबेबिलिटी u ग्रेटर देन 3.69 दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी v लेस देन इक्वल टू 1/3.69। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमने अभी रिप्लेस किया था प्रोबेबिलिटी v लेस देन c इक्वल टू 0.05। और यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, प्रोबेबिलिटी v लेस देन 1/3.69 दैट इक्वल टू दैट थिंग। सो 1/3.69 दैट इक्वल टू c दैट इज 0.271। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है और कुछ नहीं, बस उस प्रॉपर्टी का यूज किया, अप्लाई किया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद होगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में तो जितनी भी प्रॉपर्टी और उनके इंटर रिलेशन दे रखे हैं ना वो सभी याद करने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज होते हैं, उनके ऊपर काम नहीं करना, बस उसका यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रैंडम सैंपल दिया और उसका मीन दे रखा है 3.7 और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था विद पैरामीटर लैम्डा। इसने बोला कि एमएलई बताओ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा का। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास थीटा का जो एमएलई होता था वो होता था 1/x बार। ठीक है, तो x बार ये रहा, तो लैम्डा का यहाँ पे हो गया 1/3.7। ओके, तो लैम्डा का एमएलई पता चल गया। अब इनवेरियंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे इसका जो एस्टिमेट होगा एमएलई वो यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। Well, here is the solution. तो MLE of lambda equal to 1/x bar. X bar is 37। 37 था पक्का। 3.7 मैंने यहाँ पे गलती से 37 लिखा हुआ है। ठीक है, 3.7 आएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन में मैंने गलत लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो MLE of 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1/3.7 दैट विल बी कमिंग आउट टू बी, आई डोंट नो ये आंसर सही है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3.7 आएगा, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, तो चेक करना। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, हमारे पास कोई एक्स था जो सिंगल ऑब्जर्वेशन है, कहाँ से, यूनिफॉर्म 0, थीटा से। ओके, हमें क्या करना है, एच नोट को टेस्ट करना है अगेंस्ट H1। एच नोट में दे रखा है कि थीटा इक्वल टू 1 है और H1 में दे रखा है थीटा इक्वल टू 2। उसके बाद रिजेक्शन रीजन दे रखा है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.75 देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 एरर निकालना है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो टाइप 1 एरर क्या होता था, तो टाइप 1 एरर होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नोट। ठीक है, एच नोट को रिजेक्ट करो, गिवन एच नोट की एच नोट सही था फिर भी हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो होता था टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता था, एक्सेप्टिंग एच नोट गिवन H1, कि H1 सही था लेकिन हमने एच नोट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये था हमारे पास टाइप 2 एरर। तो बस इसके ऊपर काम करेंगे, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो एक्स था यूनिफॉर्म 0, और रिजेक्शन रीजन दे रखा था कि एक्स ग्रेटर देन 0.75। तो अल्फा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नोट गिवन एच नोट। ठीक है, तो रिजेक्शन रीजन में सच दैट थीटा की वैल्यू 1 रही होगी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 0 से लेके 1 हो जाएगा, क्योंकि सही क्या है, एच नोट सही है। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 75, ओके, दिस थिंग going to 1 dx equal to 1 minus 0.75 that equal to 0.25।
ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद बीटा, बीटा क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नोट गिवन एच वन, कि अगर हमारे पास क्या होता था कि एच वन सही थी फिर भी हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। थिंग इज एच नोट का रिजेक्शन रीजन था एक्स ग्रेटर देन 0.75, तो इसका एक्सेप्टेंस रीजन होगा एक्स लेस देन 0.75। ओके, सो एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 0.75 गिवन दैट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, एच वन के होते हुए थीटा इक्वल टू 2, तो जैसे थीटा इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 0.75, ये रिकंडीशन यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/2 dx। ओके, दैट मीन्स 0.75 डिवाइडेड बाय 2, दैट इक्वल टू 0.375। ओके, सो बीटा की वैल्यू हमने कुछ ऐसे फाइंड आउट की। उसके बाद क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स दिस टर्म 0.25 प्लस 0.375, दैट वन कमिंग आउट टू बी 0.625। ओके, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। तो एनएटी में बहुत इजी आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ नहीं करना, बस थोड़े बहुत रिलेशन याद रखने हैं कि एक दूसरे में इंटरलिंकिंग क्या होती है, और बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक मतलब बेसिक मैथ्स और बेसिक स्टैट्स दोनों का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो सोल्व हो जाएगा। ओके, सो यही थे 41 से लेके 50 तक। थैंक यू।